नमस्कार जयपुर, कैसे हैं? वाह। दोस्तों, राजस्थान के शेरों को रणबीर और अमन का नमस्कार। बहुत एक्साइटेड हूं दोस्तों आज यहाँ पे आके। मैं अपनी एक्साइटमेंट शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे गुरु हैं ये बिजनेस में एसपी भारत जी और संध्या भाभी जी, और इनको देख के हम आगे बढ़े हैं। और बहुत ही फख्र महसूस कर रहा हूँ कि उन्होंने आज ये मौका दिया है कि हम आज आके आपसे बात कर सकें। सबसे पहले दोस्तों मैं शुक्रगुजार हूँ उस परमात्मा का, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता दोस्तों। आज ये जितनी भी तालियां हैं ये सब दोस्तों उस परमात्मा के कारण है, क्योंकि आज से 3 साल पहले रणबीर और अमन का तो उसका पड़ोसी भी उसका पूरा नाम नहीं जानता था। और जब से दोस्तों उस परमात्मा की कृपा हुई है तो आज सारी दुनिया रणबीर और अमन को जानती है। तो जोरदार तालियां दोस्तों उस परमात्मा के लिए, बिकॉज ऑल द ग्लोरी गोज टू गॉड। और दोस्तों मैं शुक्रगुजार हूं कि परमात्मा ने अपने लाखों करोड़ों बच्चों में से मेरे को और अमन को चुना, और दोस्तों हमारी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। मैं दोस्तों शुक्रगुजार हूं हमारे माता पिता का, जिन्होंने बचपन से हमारे अंदर संस्कार डाले कि सच की हमेशा विजय होती है, सच्चा आदमी जिंदगी में बहुत आगे जाता है। पर दोस्तों जब मैं इन असूलों पे चल के जिंदगी की राह पे चल रहा था तो 27 साल निकल गए, और 27 साल बाद जब मुड़ के देखा तो जितने भी लोग जो इन असूलों पे नहीं चल रहे थे वो जिंदगी में बहुत आगे निकल गए थे, और मैं दोस्तों पीछे रह गया। और जिस दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों भी मैं नहीं दुनिया के रंग में रंग जाऊं, ठीक उसी दिन परमात्मा ने एमवे बिजनेस को भेजा। और दोस्तों उसके बाद ना हमें कभी झूठ बोलना पड़ा, ना कभी किसी का दिल दुखाना पड़ा, ऑल बिकॉज ऑफ दिस एमवे बिजनेस। जब मैं छोटा था दोस्तों तो सब लोग मुझे कहते थे रणबीर तो जिंदगी में कभी ज्यादा सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम में 2 कमजोरियां हैं। तुम्हारी पहली कमजोरी यह है कि तुम बहुत ईमानदार हो, और दूसरी कमजोरी यह है कि तुम बहुत भावुक हो। पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आज मैं आपके सामने ये स्टेज पे खड़ा हूं ना एज एन एमरल्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, तो अपनी उन 2 कमजोरियों के कारण ही खड़ा हूं। और यदि आप में भी ये कमजोरी है ना, तो आप भी जीवन में और बिजनेस में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। मैं दोस्तों शुक्रगुजार हूं अपने सबसे अच्छे मित्र, अपने मेंटर, अपने अपलाइन स्पॉन्सर, फाउंडर्स एमरल्ड गोइंग, ईडीसीज, अमरप्रीत और शीना चावला जी का, कि जिनके कारण आज हम यहाँ पहुँच सके। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को पता है मैं और अमरप्रीत जी 14 साल एक साथ एक स्कूल में एक बेंच पे बैठे हैं, और उसके बाद अमरप्रीत जी यूएस चले गए दोस्तों। और पता नहीं दोस्तों क्या है इस देश में कि एक बार जो आदमी वहाँ जाता है तो वापस आने का नाम नहीं लेता, और अमरप्रीत जी भी जो गए तो कभी वापस नहीं आते। मैं जब भी उनकी मम्मी के पास जाता हूँ, उनकी मम्मी हमेशा बोलती है कि रणबीर तेरा दोस्त चला गया, ये कभी वापस नहीं आएगा। और मैं हमेशा उनसे बोलता था उनका दिल रखने के लिए, आंटी देखना एक दिन अमरप्रीत जी ज़रूर आएंगे। और दोस्तों आज जब अमरप्रीत जी हमारे बीच हैं और लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं ना, तो मैं हमेशा उनकी मम्मी को बोलता हूँ कि आंटी अमरप्रीत जी आपके कारण हिंदुस्तान नहीं आए। जो रोज़ सुबह गुरुद्वारे जाके मैं और अमन भगवान से प्रार्थना करते कि हे परमात्मा अपने किसी फरिश्ते को भेज हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए, तो शायद एक दिन उस परमात्मा को हम पे दया आ गई और उसने अपने फरिश्ते के रूप में अमर जी और शीना जी को भेजा हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए। दोस्तों हमारे लाइफ की हर खुशी पे उनका नाम है दोस्तों। आज जो आपके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, अगर वो नहीं होते हमारी लाइफ में दोस्तों, तो आज हम भी आपके सामने खड़े नहीं होते, अपनी स्टोरी शेयर कर रहे होते। दोस्तों मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सारे अपना इन्वेंटर्स कुमार एंड अंजलि शिवरामा जी कृष्णन का, क्योंकि उन्हीं के कारण हम ये बिजनेस में ग्रो करें दोस्तों। मैं शुक्रगुजार हूँ मणिपाल रेणुका रेड्डी का, मैं शुक्रगुजार हूँ कांति और लता गाला जी का, मैं शुक्रगुजार हूँ दोस्तों कांति और हिमी गाला जी का, और अबव ऑल दोस्तों मैं शुक्रगुजार हूँ बिल एंड पैकेट बिट जी का, जिन्होंने ऐसा पावरफुल ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम बनाया है जिसमें रणबीर और अमन जैसे ऑर्डिनरी लोग अगर ये सिस्टम को फॉलो करें तो वो अपने लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी सकते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम दोस्तों। मैं शुक्रगुजार हूँ एमवे का, जो ये अपॉर्चुनिटी इंडिया लेके आए और उन्होंने हमको मौका दिया कि हर आम इंसान अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है अगर वो निर्णय करे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अमन का, कि जिन्होंने सुख में दुख में हमेशा मेरा साथ दिया है। अमन ने इतनी स्ट्रगल्स लाइफ में देखी हैं, इतने दुख उठाए हैं, जिसके कारण दोस्तों आज हम यहाँ पे स्टेज पहुँच सके। और आज आपके सामने मैं अमन से ही कहना चाहता हूँ कि अमन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं आपके चेहरे पे एक हंसी लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आई कैन डू एनीथिंग टू जस्ट गेट अ स्माइल ऑन योर फेस। और मैं इनको दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाना चाहता हूँ। आपने वो कहावत सुनी है ना कि दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी कौन सा है? जितना उसकी पत्नी सोच सके खर्च करने का, अगर वो उससे ज़्यादा पैसा बनाता है तो वो दुनिया का खुशकिस्मत पति है। और दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी कौन सी है? जो ऐसा पति ढूंढ सके अपने लिए।
दोस्तों हम दोनों ने एक दूसरे को ढूंढा अपने लिए, और मैं कहूँगा कि अमन आपसे पहले बात करेगी और उसके बाद मैं धमाके के साथ वापस आऊँगा। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, अमन दिल से बात करती है, और अमन की बात दोस्तों सिर्फ वही समझ सकते हैं जो दिल से सुनते हैं। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो दिल से सुनते हैं दोस्तों? तो मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, आज आपके दिलों की तारें हिलने वाली है। मैं ज़्यादा समय लूँगा दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वो शख्स जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी, जिनको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, माय क्राउन प्रिंसेस अमन सिंह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन है और मैं एक अपर मिडिल क्लास क्रिश्चियन फैमिली में बिलोंग करती हूँ। दिल्ली में पैदा हुई थी और मेरे पापा एक मल्टीनेशनल कंपनी में दिल्ली में जॉब करते थे। हमारी एक अच्छी लाइफस्टाइल थी। मेरे 3 ब्रदर्स हैं, एक छोटी बहन है। और जब मैं 1 साल की थी तो मेरी मम्मी को दिल्ली जाना पड़ा कुछ ज़रूरी काम से, और मुझे अपनी नानी के पास छोड़ा गया था 2 महीनों के लिए। और एक दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार आया और मेरी नानी ने मुझे दवाई दी और वो बुखार उतर गया। ऐसे 2-3 बार बुखार आया और मेरी नानी ने दवाई दी और मैं ठीक हो गई। और जब मेरी मम्मी आई तो मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी और मम्मी ने बोला कि प्रिस्ला को क्या हो गया? तो मेरी नानी ने बोला कुछ नहीं हुआ, वो बिस्तर से गिर गई थी, इसलिए वो उसका पैर थोड़ा घसीट के चल रही है वो। और मम्मा को थोड़ा डाउट हुआ माइंड में और वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने इनको बोला कि आप तो इसको बहुत देर से ले आए, इसको एक पोलियो का अटैक हो गया और ये कभी ज़िंदगी में चल नहीं पाएगी। पर मेरी मम्मी को बहुत बड़ा शौक पड़ा। पर जब डॉक्टर ने बोला कि चल नहीं पाएगी तो मेरी मम्मी को विश्वास नहीं हुआ। बोलती ऐसा हो ही नहीं सकता, इस दुनिया में मिरेकल्स होते हैं और मेरी बेटी के साथ ही ये मिरेकल होगा। और बहुत इलाज कराया मेरा, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैं 5 साल की थी तो ये मिरेकल हुआ और मैं बिस्तर से उठी और मैं चलने लग गई। और जब मेरा चेकअप हुआ डॉक्टर्स ने बोला मालूम नहीं ये लड़की कैसे चलने लगी, इट वाज जस्ट टू नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और मम्मी सब जगह मुझे ले गई, बहुत होली प्लेसेस ले गई। मेरी मम्मी बहुत पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स तो बिजनेस में सिखाते हैं, लेकिन मैंने तो बचपन से सीखा। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी तू बिल्कुल सीधे चलेगी बेटा, तू ऐसा मत समझ तू कि कमज़ोर है, तू बहुत स्ट्रांग है। और मुझे स्कूल में डाला गया और मैं स्कूल में जाती थी। मुझे स्कूल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि सब बच्चे मुझे चिढ़ाते थे। तो मैं घर आकर बहुत रोती थी और मैं बोलती थी मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं स्कूल जाती थी। और जैसे ही बच्चे स्कूल से वापस आते हैं वहाँ पे गेम्स खेलते, गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे सब, मेरी सिस्टर और उसकी फ्रेंड्स। और वहाँ पे गुड्डी को दुल्हन बनाते हैं, तो मैं भी बोलती थी कि मुझे भी दुल्हन बनाओ, मेरी भी शादी कराओ। तो सब मेरी फ्रेंड्स बोलते थे कि नहीं तेरे से कौन शादी करेगा, तू तो ठीक से चल भी नहीं सकती थी। तो मुझे बहुत रोना आता था और मैं अपनी मम्मी को जाकर बोलती थी मम्मी मेरी फ्रेंड्स ऐसे बोलती क्या मेरी कभी शादी नहीं होगी? तो मेरी मम्मा हमेशा बोलती थी नहीं बेटा तेरी शादी होगी और एक राजकुमार से होगी तेरी शादी। तो मुझे बहुत विश्वास था क्योंकि मेरी मम्मा जो बोलती थी मुझे बहुत विश्वास था उन पे। और मेरे 3 ब्रदर्स थे। जब मैं 15 साल की थी तो उन तीनों ब्रदर्स की शादी हो गई और सबकी शादी हो गई, सब अपने घर चले गए और मैं बची मेरी मम्मी के पास। और मैं बहुत यंग एज पे मेरे को जॉब करना पड़ा क्योंकि जब मेरे को पोलियो का अटैक हुआ था तो मेरे पापा डिप्रेशन में पड़ गए थे और उनको जॉब छोड़ना पड़ा। तो पूरा लोड मम्मा पे आ गया था और मम्मा जॉब करती थी और मैं भी ट्यूशन्स लेने लग गई। पढ़ाई के साथ मैं ट्यूशन्स जॉब करती थी और मैंने बोला कोई बात नहीं मम्मा मैं शादी कभी नहीं करूँगी, मैं आपका बेटा बन के दिखाऊँगी और मैं आपके सब सपने पूरे करूँगी। तो स्कूल में फंक्शंस होते थे, डांस कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि तू अपने किसी से कम मत समझना, आपका तू सब नॉर्मल है, तू सब कुछ कर सकती। तो मैं अपनी टीचर को जाकर बोली, मैंने बोला कि टीचर मुझे भी फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है, मुझे भी ये भांगड़ा करना है, मैं भी सब कर सकती हूँ। तो मेरी टीचर ने बोला नहीं बेटा तुम ये कंपटीशन नहीं कर पाओगी, 1 घंटे का है आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने बोला एक बार आप मुझे चांस दीजिए। तो फिर मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं उसमें फर्स्ट आई। और उसके बाद मेरा फेथ बहुत बढ़ने लगा कि मैं सब कुछ कर सकी और फिर मैं बैडमिंटन खेलने लग गई, सब गेम्स में पार्ट लेने लग गई। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग विल बन गई मेरी मम्मी के पावर ऑफ स्पोकन वर्ड से।
और उसके बाद मेरी छोटी बहन थी, उसकी शादी हो गई है। और सब बोलते थे कि छोटी बहन की शादी पहले हो गई, तो मेरे को सब बोलते थे कि इसकी बड़ी बहन की नहीं हुई। तो मैं बहुत डिप्रेस होती थी कि क्या सच में मेरी शादी नहीं होगी, ये सब लोग ऐसे बोलते। लेकिन मेरी मम्मा हमेशा बोलती थी नहीं बेटा, तेरे लिए एक राजकुमार आएगा और तेरी शादी जरूर होएगी। और एक दिन कोई हमारे नेबर्स थे, वो मेरे लिए एक रिश्ता लेके आए थे। और एक लड़का था, जब वो रिश्ता आया तो वो लड़का व्हील चेयर पर था और मेरे घर आया और वो बिल्कुल पैरालाइज था, हाथ और दोनों पाँव बिल्कुल पैरालाइज थे। पर वो एक करोड़पति का बेटा था। तो आंटी ने बोला कि आप इससे शादी करवा लो अमन की, और आपका बिल्कुल ये पूरा पैसा देगा, आप दोनों का मतलब ओल्ड एज निकल जाएगा। तो मेरी मम्मी बहुत रोई और मेरी मम्मी ने बोला कि मैं कभी ऐसे मेरी बेटी की शादी ऐसे इंसान से नहीं कराऊंगी, मेरी बेटी के लिए ज़रूर एक अच्छा लड़का मिलेगा। और मैं अपने कमरे में गई और बहुत रोई। मैंने बोला भगवान, जो मेरी मम्मा बोलती है उसको जरूर सच करना, उनका इतना फेथ है आप में। और थोड़े महीने बाद ही रणबीर मेरे आंटी के ऑफिस में उनको जॉब मिला। और इन्होंने एक दिन ऑफिस में बैठे थे और इन्होंने मेरी छोटी बहन को देखा ऑफिस आते हुए। तो उन्होंने बोला इतनी सुंदर लड़की कौन है ये? तो सब लड़कों ने बोला कि अरे ये तो मैडम की बेटी है, इसकी अभी शादी हुई है। हम तो ये तो बिल्कुल जीनत अमान लगती है। हाँ लेकिन है ना, इसकी तो शादी हो गई है, लेकिन इसकी बड़ी बहन है वो रवीना टंडन जैसी लगती है और उसकी शादी नहीं हुई है। तो रणबीर जी ने मुझे बिल्कुल एक बार देखा भी नहीं था और वो 6 महीने तक सिर्फ रवीना टंडन के सपने ही देखते रहते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, वो मेरे घर आए कुछ चाबी देने के लिए, उनसे मिले और उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आपके पाँव में क्या हो गया। उनको लगा मुझे चोट हुई है। तो मैंने बोला मुझे पोलियो हुआ है। तो उनको बहुत ख़राब लगा कि मैंने इतना सुना है इस लड़की के बारे में, लेकिन मेरे को किसी ने ये नहीं बताया कि उसको पोलियो है। तो उन्होंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि अगर मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा। उसके बाद उन्होंने आंटी से मेरा हाथ मांगा, मेरी मासी से। तो हमारी शादी हुई और मेरी एक शादी नहीं, मेरी 2 शादियाँ हुई। एक गुरुद्वारे में हुई और एक चर्च में हुई। और मुझे मेरा पगड़ी वाला राजकुमार मिल गया। फिर मैं भोपाल आई और जैसे आप जानते हैं कि रणबीर का बहुत टूरिंग जॉब था, 22 डेज वो टूरिंग रहते थे। तो मैंने भी जॉब कर लिया था क्योंकि लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए और सब लग्जरीज चाहिए थी मुझे लाइफ में। तो मैंने भी जॉब कर लिया था। और फिर 2 साल बाद जब मेरी बेटी हुई तो मुझे जॉब पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैं बस प्रे करती थी भगवान से कि भगवान कुछ चेंजेस कर कि मेरे को रणबीर का टाइम मिले और मैं अपनी बेटी के साथ रह सकूं। और उसी टाइम अमर जी का फ़ोन आया और उन्होंने हमें ये बिज़नेस के बारे में बताया और हमारी पूरी लाइफ में इतनी खुशियां भर दी ये बिज़नेस ने। और इसके बारे में आपको मेरे हस्बैंड बताएंगे, जो ये बिज़नेस हमको क्या मिला, हम कैसे एमरल्ड गए, हमें क्या क्या चीज़ें मिली, अचीव हुई और हमारे सपने कैसे सच हुए। मैं अपने क्राउन एम्बेसडर रणबीर को स्टेज पे बुलाती हूँ। थैंक यू। तो नमस्कार जयपुर, एक्साइटेड है दोस्तों? मैं एक अपर मिडिल क्लास बिजनेस क्लास फैमिली में पैदा हुआ था, कोचीन में पैदा हुआ था। और मुझे पता है वहाँ सरदार पैदा नहीं होते, बट आई वाज बोर्न देयर। और दोस्तों जब मैं 40 दिन का था तो मेरे मम्मी डैडी मुझे फ़्लाइट से लेके आ रहे थे। तो बॉम्बे में फ़्लाइट चेंज होती है। तो जब वो टैक्सी में जा रहे थे होटल, तो जो ड्राइवर था वो बार बार मुड़ के देख रहा था। तो मेरे पापा ने पूछा कि आप बार बार मुड़ के क्यों देख रहे हो? तो उसने कहा क्योंकि साहब आपके जो बेटा है उसके माथे पे सूर्य चमक रहा है और ये ज़रूर बड़ा होकर बहुत बड़ा काम करेगा। और मेरे फादर को तो खैर उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उन्होंने। पर दोस्तों लाइफ में कुछ ऐसा टर्न आया कि 15 साल उस सूर्य पे ग्रहण लग गया था। और जब से मैं एमवे बिजनेस में आया वो सूर्य वापस मेरे माथे पे आजकल चमकता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। सो बचपन में दोस्तों गाड़ियाँ, नौकर, बड़ा घर, जो चीज़ हम मांगते थे हमें मिला करती थी। मेरी छोटी बहन है, एक बड़ी बहन थी मेरी जिनकी डेथ हो गई क्योंकि उनकी बॉडी में ब्लड नहीं बनता था। और फिर 8 साल तक मेरे मम्मी डैडी ने मदर ने कंसीव नहीं किया कि डॉक्टर ने कहा था जो भी बच्चे होंगे वो सारे ऐसे ही पैदा होकर मर जाएंगे। तो 8 साल बाद जब मैं पैदा हुआ, जब मैं नॉर्मल हुआ, तो 1 ही साल के अंदर मेरी सिस्टर भी पैदा हुई और हम दोनों नॉर्मल बच्चे हुए। और दोस्तों जब दुख होता है ना, तो दुख में आदमी अनजाने में बहुत सारी चीज़ें भगवान से मांग लेता है। मेरी मम्मी हमेशा जाके प्रार्थना करती थी कि हे परमात्मा हमारा सब कुछ ले ले पर हमें बच्चे दे दे। कहते ना ऐसे, है ना? और
दोस्तों ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त लाइफस्टाइल थी। बचपन का आपको बताया, जैसे मैं और अमरप्रीत जी साथ पढ़ते थे, सेम स्कूल जाया करते थे। पर आप में से और आपने बहुत सारे लोगों ने मेरे को और अमरप्रीत जी को देखा है। दोस्तों हम हम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, पर हमारी कोई भी सामान्य चीज़ नहीं हम दोनों में, राइट। वो इतना कम बोलते हैं कि जब वो बोलते हैं तो भी मुंह से आवाज़ नहीं आती, और मैं इतना ज़्यादा बोलता हूँ कि जब मैं चुप भी रहता हूँ तो मेरे मुंह से आवाज़ आती। दोस्तों हम दोनों को जब खाना खाने रेसेस में साथ बिठाया जाता था, तो अमरप्रीत जी जब खाना खा के उठते थे तो उनकी प्लेट देख के कोई ये नहीं बोल सकता था कि भाई कोई खाना खा के आया है, और मेरे आप कपड़े देख के बता सकते थे कि ये आदमी तो खा के आ रहा है, ये कपड़े में सब जगह होता था। दोस्तों बहुत जिद्दी था बचपन में। और आपको पता दोस्तों, जिद्दी इन द राइट सेंस होना भी चाहिए। आपको जिद्दी होना चाहिए कि एक बार जो चीज़ ठान लो वो तो फिर पाके रहनी है कि नहीं। तो वो मेरा जिद्दीपना मुझे इस बिजनेस में काम आया। तो मैं दोस्तों पढ़ाई में मेरा ध्यान था नहीं, मैं हमेशा कक्षा के बाहर दिया करता था, पर नंबर मेरे हमेशा ज़्यादा आते थे। तो मेरी जो अध्यापिका हैं वो हमेशा इस डाउट में रहती थी कि भाई ये रणबीर पढ़ाई करता नहीं है, ये हमेशा खिड़की के बाहर देखता है, तो इसके नंबर कैसे अच्छे आते हैं, राइट। क्योंकि आपको पता है हर चीज़ मेरे और अमर जी में अनसिमिलर थी, सिर्फ एक चीज़ हम में कॉमन थी, और वो ये थी कि हम दोनों अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे, राइट। ये चीज़ हमारी बचपन से कॉमन थी, है कि नहीं। पर आपको पता है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था। अमरप्रीत जी क्लास में हमेशा ऊपर से फर्स्ट आते थे और मैं क्लास में हमेशा नीचे से फर्स्ट आता था। आप लोग हंसी आ रही है, इसमें हंसने की कौन सी बात है। ऊपर से फर्स्ट आना कौन सी बड़ी बात है। कभी नीचे से फर्स्ट आके बताओ कितनी मेहनत करनी पड़ती नीचे से फर्स्ट आने के लिए, राइट। सो मैंने टीचर को तो बताया नहीं, पर मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा अमरप्रीत जी की नकल उतार के पास होता था दोस्तों, क्योंकि हम दोनों साथ बैठते थे, है ना। और मुझे आज भी याद है, चौथी कक्षा की बात है, हमारे गणित का पेपर था, मैथ्स का, और पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे उस पेपर में एक भी सवाल नहीं आता। और मैंने कहा रणबीर आज तो डूबे यार, फेल होंगे। मैंने अमरप्रीत जी को बोला, इन्होंने मना कर दिया, नहीं आज तुम्हें चीटिंग नहीं कराऊंगा, ये सबक है तुम्हारे लिए। मैंने कहा फाइनल में सबक देना था क्या। मैंने कहा तुम मुझे 4 सवाल बता दो, मैं पास हो जाऊंगा, हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी। तो मैंने अमर जी से चीटिंग करा, पर आपको पता है जब रिजल्ट आया तो अमरप्रीत जी के 100 में 70 और अपने 100 में से 90 आ गए। अमरप्रीत जी को बहुत गुस्सा आया कि अमरप्रीत जी ने कहा, उनने मुझसे पूछा रणबीर ये कैसे हुआ, तेरे मुझसे ज्यादा नंबर कैसे आ गए। मैंने कहा देखो सिंपल काम है, जो 2 सवाल तुम्हें नहीं आते थे वो मैंने दूसरे के उतारे और तुमसे ज्यादा नंबर लेके आ गया। तो मैं इतना जबरदस्त था डुप्लीकेशन में। तो जब मैं ये बिजनेस में आया और मुझे बिजनेस बताया गया और अमरप्रीत जी ने बोला रणबीर ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, इसमें एक सफल आदमी की नकल उतार के आप सफल हो सकते हो, तो मैंने अमरप्रीत जी को बोला, मैंने कहा अमरप्रीत जी मुझे पूरा विश्वास है कि इस एमवे बिजनेस में बहुत सफल हूंगा, क्योंकि नकल करने का तो मुझे 17 साल का एक्सपीरियंस था। तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ काम आया। तो साहब पढ़ाई चलती रही ऐसे, क्योंकि आपको पता है मेरा पढ़ाई ना करने का एक कारण था। बचपन में लोग बोलते हैं भैया बड़े होकर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बोलते हैं ना। और मैं पढ़ाई में क्योंकि इतना बुरा था, मेरे माता पिता ने कभी मुझसे कोई अपेक्षा नहीं करी। उन्होंने कहा तुम जो बन जाओगे बड़े होकर हमारे लिए वही अच्छा होगा। तो जब बड़े होकर कुछ बनना ही नहीं था तो पढ़ाई क्यों करो, नहीं पढ़ा साहब। जब 7वीं कक्षा में आया तो 7वीं कक्षा में आते आते एक दिन मैंने किशोर कुमार जी को सुना। मैंने भी बाथरूम में 2-3 लाइव परफॉर्मेंस दे दी। मैंने कहा रणबीर तुम गाते अच्छा हो, तुम्हें ब्रेक मिलना चाहिए। उस रात को मैंने अपने पिताजी को डाइनिंग टेबल में बोला कि देखो पिताजी, पढ़ाई करके तो मैं आपका नाम रोशन करूंगा नहीं, क्योंकि जितनी ज़्यादा अटेंडेंस मेरी स्कूल में है उससे ज़्यादा बार तो आपको बुलाया जाता है स्कूल में। तो ऐसा करो, आप पढ़ाई छोड़ो और मुझे किसी संगीत कला एकेडमी में भर्ती करा दो, जहाँ से संगीत की शिक्षा प्राप्त करके मैं एक बहुत महान गायक बन जाऊँगा। वैसे तो कोई उम्मीद लगती नहीं बनने की। अब मेरे पिताजी काफ़ी समझदार थे। उन्होंने कहा कि यार, उन्हें पता था मैं कितना अच्छा गाता हूँ, तो उन्होंने कहा तुम एक बार रणबीर अपनी सारी पढ़ाई खत्म कर लो और उसके बाद तुम्हें जो बनना है ना तुम बन जाना। और दोस्तों मैंने वो लाइन पकड़ ली। मैंने कहा जो भी बन जाऊँ, कहते एक बार अपनी पढ़ाई खत्म कर लो और उसके बाद लाइफ में जो बनना है बन जाओ। और दोस्तों उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई को सीरियस लेना शुरू किया, क्योंकि अब मैं फेल नहीं हो सकता था, क्योंकि मुझे तो ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद गायक बनना था। पर मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, मेरी मम्मी जो प्रार्थना करती थी कि हमारा सब कुछ ले लो पर हमें बच्चे दे दो। तो 7th में मेरे फादर के बिजनेस में ऐसा टर्मोइल आया कि धीरे धीरे मेरे फादर का सब कुछ चला गया। गाड़ी चली गई, घर चले गए, है ना, नौकर चाकर चले गए, लाइफस्टाइल चला गया, पैसा चला गया। अब जो बड़ा घर नहीं है, अब एक छोटा सा फ्लैट है किराए का। अब वो बड़ी बड़ी फैंसी गाड़ी नहीं है, अब एक छोटी सी पुरानी सी मोटरसाइकिल है मेरे पिताजी के पास। मेरे पिताजी जो सूट पहन के ऑफिस जाया करते थे, अब वो कपड़े भी नहीं हैं। और एकदम दोस्तों दुखों के बादल आ गए। और आपने वो कहावत सुनी ना कि परमात्मा जब भी देता है तो छप्पर फाड़ देता है। दोस्तों दुख के साथ भी ऐसा है, परमात्मा जब दुख भी देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। और सिर्फ यही दुख हमारे परिवार के लिए ज़्यादा नहीं था। तो मेरे पिताजी जो कि इतने ईमानदार थे, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके दोस्तों, और वो एक शराबी बन गए।
और 24 घंटे वो शराब पीते। जब हम सुबह उठते तो वो मुझे शराब में मिलते, जब मैं स्कूल से वापस आता तो वो मुझे शराब में मिलते, रात को वो शराब में मिलते। और वो शराब पीने के बाद मेरी मम्मी को भला बुरा कहते, क्योंकि वो उनको हमेशा ये था कि मेरी मम्मी के कारण उनके बिजनेस में डाउनफॉल आया है। और दोस्तों मेरा मन ही नहीं करता था स्कूल में आने का। 10-11 साल का था मैं, मेरे को मन करता था कि भाग जाऊं मैं यहाँ से, ये सब छोड़ के चले जाऊं। और मैं कभी भाग के नहीं गया, रोज मुझे घर जाना पड़ता था अपनी छोटी बहन के लिए। मैंने कहा अगर मैं भी चला गया तो इसका ख्याल कौन रखेगा। और वही कारण था दोस्तों, मैं रोज घर जाया करता था। पर आपको पता है धीरे धीरे और दुख बढ़ते गए। मेरे नाना जी थे पंजाब में, वो पैसे भेजा करते थे और मेरे मम्मी डैडी स्ट्रगल करके हमको पढ़ाते रहे अच्छे स्कूलों में। पर 1987 में मेरे नाना जी की भी देहांत हो गया। और उसके बाद तो जैसे कि बस इतने दुख आए कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 26 महीने का घर का किराया नहीं दिया था, 4-4 महीने का किराने वाले का नहीं दिया था, और कितने महीने का बिजली और पानी का, और 9 महीने की हमारी स्कूल की फीस नहीं थी दोस्तों। और मैं इतना दुखी होता था दोस्तों। मेरी मम्मी ने इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल देखी थी, उन्होंने कभी जिंदगी में काम नहीं किया था। और आज मैं उनको देखता था कि वो पंजाब जा रही हैं, पंजाब से स्वेटर लेके आ रही हैं, उनके वो कोमल हाथ हैं, उसमें वो 20-20 स्वेटर उठा के घर घर जा रही हैं, स्वेटर बेच रही हैं, और एक स्वेटर नहीं बिकता था। और मैं बहुत रोता था। और मैं हमेशा अपनी मम्मी को देखता था कि वो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रही हैं और रो रही हैं। और मैं अपनी मम्मी से पूछता था कि मम्मी हमें तो दुख क्यों है, कहाँ गए वो अच्छे दिन, कहाँ गई वो गाड़ियाँ, वो घर, वो नौकर चाकर, क्या हो गया हमारी जिंदगी को। और मेरी मम्मी दोस्तों मुझे हमेशा बैठ के बताती थी और कहती, रणबीर मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मस्ती करते हो। मैंने कहा हाँ मैं मस्ती करता हूँ। मैं तुम्हें मारती हूँ ना, कह रहा हाँ मारते हो। पर कोई माँ सच्चे मन से अपने बच्चे के बारे में बुरा सोच सकती है? नहीं सोच सकती। वैसे ही दोस्तों हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं, और वो परमात्मा भी हमारे बारे में बुरा नहीं सोच सकता। जरूर हमने कोई ऐसे काम किए होंगे रणबीर जिसकी सदा वो परमात्मा में दे रहा है। और दोस्तों वो एक सेंटेंस ने मेरी जिंदगी बदल दी, जो मेरी माँ ने कहा था कि रणबीर अगर वो अच्छे दिन नहीं रहना तो ये बुरे दिन भी रहेंगे, ये भी निकल जाएंगे, पर तुम चलते रहना, हिम्मत मत हारना, क्योंकि हमारी सारी आस तुम पे है। और दोस्तों मैं चाहता रहा स्कूल। 1988 की बात है, मैंने जब स्कूल खत्म किया तो मैं एक दिन अपने पापा के साथ बैठा। मैंने कहा पापा जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी, मैं बड़ा हो गया हूँ, हम दोनों मिलकर कुछ काम करते हैं, आगे बढ़ेंगे जिंदगी में। और मेरे पापा को भी लगा कि नहीं यार कुछ सपोर्ट हुआ, तो हमने कहा क्यों ना हम एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं, आप और मैं, आपको खाने बनाने का शौक है, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। और मेरे को पता है कि आप इतना अच्छा बनाते हैं, हम बहुत अच्छा करेंगे। मेरे पापा को मेरी बात अच्छी लगी। दोस्तों हमने एक छोटी सी दुकान ली भोपाल में, और वहाँ पे अपना फास्ट फूड का रेस्टोरेंट शुरू किया। और यकीन जानेंगे दोस्तों, परमात्मा की इतनी मेहरबानी हुई कि 3 महीने के अंदर भोपाल का सबसे चलने वाला रेस्टोरेंट बन गया दोस्तों। 1988 में 2-2.5 हज़ार रुपये अगर आप रोज बना रहे हो तो कैसी इनकम है। सिर्फ शाम को 6 से रात के 10 बजे तक खोलते थे दोस्तों दुकान। पर 3 महीने बाद दोस्तों उस रेस्टोरेंट पे एक बल्ब फ्यूज हो गया था, और सीढ़ी पे चढ़ के जब मैं बल्ब बदल रहा था तो अचानक सीढ़ी फिसली और मैं सीढ़ी से गिर गया, और वो लोहे की सीढ़ी मेरे पेट में घुस गई और सब कुछ बाहर आ गया। और मेरे फादर लेदर की जिप में बंद करके डॉक्टर के पास ले गए। 2-3 डॉक्टर गए, पर डॉक्टर ने कहा इसकी तो हार्ट बीट सिंक हो रही है, कोई लेने को तैयार नहीं था। पर एक डॉक्टर को शायद मेरे पापा पे दया आ गई होगी, उन्होंने एडमिट किया, पर ये बोला कि ये लड़का बचेगा नहीं, ये कभी बचने नहीं वाला। और डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप ट्राई करिए, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। दोस्तों मेरा ऑपरेशन हुआ 9 घंटे का, मैं 22 रात 22 दिन मैं कोमा में था दोस्तों। और 22 दिन बाद अचानक मुझे एक दिन भूख लगी, तो मैंने अपनी मामा से बोला कि माँ मुझे भूख लगी है तो आपके सामने खड़ा हूँ, वरना आज से 12 साल पहले मेरा पैकअप हो गया था दोस्तों। और उस समय मुझे पता नहीं था कि परमात्मा ने दूसरी जिंदगी क्यों दी है। पर जब मैंने अपने गुरु कुलिन देसाई जी की टेप सुनी, और उन्होंने कहा था कि रणबीर तुम्हें परमात्मा ने दूसरी जिंदगी इसलिए दी थी क्योंकि अभी तुम्हारे द्वारा परमात्मा को बहुत सारी जिंदगियों तक पहुंचना था। और ये दोस्तों आपके लिए, आप अगर आज ये कमरे में बैठे हैं, आपने एमवे बिजनेस शुरू किया है, तो इससे नहीं शुरू किया कि आपको बिजनेस अच्छा लगा है, आपने इसलिए शुरू किया है क्योंकि परमात्मा ने आपको चुना है, क्योंकि आपके द्वारा परमात्मा बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाला है। तो यू आर स्पेशल। जोर ताली अपने लिए मारी दोस्तों। मैं जब वापस आया, 6 महीने हॉस्पिटल के अंदर बाहर रहा, जब मैं वापस आया तो मेरे पापा की वो शराब की आदत ने वो रेस्टोरेंट खत्म कर दिया, और रेस्टोरेंट खत्म हो गया। और मेरे पापा जो कि इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और सब कुछ था, वही मेरे पापा की दुकान चली गई। और उसी दुकान के बाहर फुटपाथ के ऊपर एक 3 फीट और 2 फीट के लोहे के टेबल पे खड़े होके मेरे पापा रोज कबाब बेचा करते थे, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे सके। और दोस्तों मुझसे देखा नहीं आता था,
और मैं बहुत रोता था और मैं एक तरह का नास्तिक बन गया था। और मैं कहता था कि ये दुनिया नहीं है, परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा है तो इतने सारे दुख हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए थे। क्यों मेरे पिताजी को बार बार ये झेलना पड़ रही है, क्यों मेरे माँ के और आंसू गिर रहे हैं। और दोस्तों मैं नास्तिक हो गया था। मेरी माँ मुझे बोलती गुरुद्वारे जाओ, मैं गुरुद्वारे नहीं जाता था। मुझे बोलती थी पूजा करो, मैं पूजा नहीं करता था। तो एक दिन मेरी मम्मी ने बैठ के दोस्तों मुझे स्टोरी सुनाई, एक सच्ची कहानी जो मैं आपके साथ बांटूंगा। दोस्तों उन्होंने बताया कि एक बार एक शहर में एक औरत थी जिसका एक पति, 4 बच्चे थे और वो बहुत गरीब थी। और 1 हफ्ता हो गया था कि उसके बच्चों ने खाना नहीं खाया था, उसका पति बुखार में बीमार था। तो उसको पता था कि आज अगर वो कहीं से खाना लेके नहीं आई तो शायद उसका पति या बच्चा कोई मर जाए। तो वो एक बहुत बड़े ग्रॉसरी स्टोर, किराने की दुकान पे, सुपरमार्केट में जाती है। फटे कपड़े होते हैं और वो जाके उनसे बोलती है कि साहब मेरे बच्चे 4 दिन से खाना नहीं खाया, मेरा पति बहुत बीमार है, अगर आप मुझे थोड़ा राशन दे दें तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं राशन का पैसा लाकर दे दूंगी। किसी एक बड़े सुपर स्टोर में एक गरीब सी फटे हुए कपड़े पहन के औरत जाए सामान मांगने, कोई सामान देगा उसको दोस्तों? उसने बोला जाओ माई जाओ, कोई दूसरा घर देखो, हमारे पास कोई नहीं है देने को। पर उस औरत को पता था कि अगर आज वो चलेगी खाली हाथ तो कुछ हो सकता है। और वो मांगती रही और गिड़ाती रही। तो एक कस्टमर था, उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने बोला उस ग्रोसरी स्टोर वाले को, यार तू इनको राशन दे दे, मैं तेरा रेगुलर कस्टमर हूं, मैं तुझसे वादा करता हूं कि अगर 1 महीने के अंदर इस औरत ने पैसा नहीं दिया तो ये पैसा मैं दूंगा। पर वो किराने वाले को बात अच्छी लगी, उसकी ईगो हर्ट हो गई, है कि नहीं? तो वो उसको क्या बोलता है, जो गरीब औरत को, कि तुम ऐसा करो, ये कागज का टुकड़ा लो और इसके ऊपर अपना पूरा किराना रखो, किराना लिखो और इस तराजू के ऊपर रख दो, और जितना तुम्हारा उस पर्ची का वजन होगा उतने वजन का मैं तुम्हें राशन दे दूंगा। और एक छोटी सी पर्ची का क्या वजन होगा दोस्त? कोई वजन होगा? उस औरत ने वो कागज लिया, उस पर लिखा और उस तराजू पे रख दिया। और दोस्तों जैसे ही उसने उस तराजू पे वो कागज रखा ना, वो तराजू नीचे बैठ गया और वो दुकानदार हैरान हो गया। तो जो कस्टमर था उसने बोला उसमें राशन डालो, और उसने थोड़े से 2-4 चम्मच चावल लिए और डाल दिए, तराजू पर नहीं आया। आटा डाला, तेल डाला और वो भरता गया और तराजू भरता गया, पर वो कागज का टुकड़ा ऊपर नहीं आया। और जब वो पूरा तराजू भर गया तो उस दुकानदार को थोड़ा अजीब लगा। उसने एकदम वो कागज टुकड़ा उठाया और पढ़ा, तो दोस्तों उस कागज टुकड़े ऊपर कोई किराना ही लिखा था। उस कागज के टुकड़े ऊपर एक छोटी सी प्रार्थना लिखी थी, और वो प्रार्थना थी कि हे परमात्मा, तुझे ही पता है कि मेरी कितनी ज़रूरत है। और दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक परमात्मा ही जानता है कि एक सच्ची प्रार्थना का कितना वजन है। और दोस्तों उस दिन, उस रात को मुझे समझ में आया कि एक प्रार्थना क्या कर सकती है एक आदमी के लिए। और उस दिन दोस्तों मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। मैं रोज़ प्रार्थना करता, कोई गुरुद्वारे, कोई मंदिर नहीं छोड़ा कि लाइफ में कोई एक्स्ट्रा चेंज आए। पर लाइफ वॉज वेरी टफ, कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर मैं लगा रहा दोस्तों, राइट। पर मेरी छोटी सिस्टर भी बड़ी हो गई। मेरी मम्मी की सबसे टेंशन होती थी कि इसकी शादी कैसे होगी। जो ज्वेलरी थी सारी बैंक पे मॉर्टगेज थी, थोड़ा बहुत मम्मी की ज्वेलरी पड़ी थी, थोड़ा कैश पड़ा था। पर दोस्तों परमात्मा ने एक फरिश्ते को भेजा और मेरी सिस्टर की दोस्तों बहुत धूमधाम से शादी हो गई। आज वो भोपाल के पास एक जगह है सागर, वहाँ पे वो मैरिड है, उसकी एक 7 साल की बेटी है, एक 3 साल का बेटा है, बहुत खुश है वो। और पर मैं परमात्मा से दुआ करूँगा कि उस ज़िंदगी में और खुशियाँ भरे। और दोस्तों जब मेरी सिस्टर की मैरिज हो गई तो मेरी मम्मी की सारी टेंशन दूर हो गई। मैं उस समय बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर रहा था। जैसे ही मेरा कोर्स खत्म हुआ दोस्तों, मेरे को एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। जैसे अमन ने आपको बताया, अमन की आंटी उसमें काम करते थे, और अमन ने आपको स्टोरी बताई कैसे मैं और अमन मिले और हमारी शादी हुई दोस्तों। पर 95 में भोपाल में हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे जिनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, और मुझे ऑफ़र आया कि मेरे मम्मी डैडी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और मुझे वापस आना पड़ेगा अपना अच्छा जॉब छोड़ के। तो मैंने वो जॉब छोड़ा और 95 में मैंने अपने जो फैमिली फ्रेंड्स थे उनको ज्वाइन किया। उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। इवेंचुअली मैं उस कंपनी का डायरेक्टर मार्केटिंग बन गया दोस्तों। 95 में हमारी शादी हुई, 97 में हमारी खूबसूरत सी बेटी हुई मन्नत। और मैं बहुत टूरिंग करता था दोस्तों। और जब जैसे जैसे मैं पदवी बढ़ती गई, डायरेक्टर बनता गया, वैसे वैसे लाइफस्टाइल तो कहने को थी, दोनों मिला के अच्छी इनकम बना रहे थे, पर सर पे इतना सारा कर्जा था कि 60% ऑफ द टोटल इनकम जो हम बनाते थे वो कर्जे में चले आया करती थी। और बैक टू स्क्वायर वन वहीं के वहीं थे। मैं 22 रातें टूरिंग करता था दोस्तों, मेरे पास टाइम ही नहीं था। और इतनी व्यस्त था मैं, एक दिन मुझे अमरप्रीत जी का फ़ोन आया
यूएस से कि रणबीर मैं इंडिया आ रहा हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस है यार, अपन दोनों मिलके करेंगे, मैं तो बता रहा हूँ लाइफ इज ग्रेट और वी गोना चेंज द वर्ल्ड। और मेरे दिल में ये सोचा कि खुशी तो बहुत थी अमरप्रीत जी की इंडिया आने की, पर दुख ये था कि अमरप्रीत जी को कैसे बताऊंगा कि मेरी हालत क्या है। अब मेरे पास वो पैसा नहीं है, अब मेरे पास वो लाइफस्टाइल नहीं है। पर अमरप्रीत जब इंडिया आया, उन्होंने मुझे एक दो बार कॉल किया, रणबीर बैठ तो बिजनेस के बारे में बात करनी है। मैं उनके पास गया ही नहीं, शर्मिंदगी में कि मैं उनको बोलूंगा क्या। तो अमन ने एक दिन बोला कि रणबीर तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त है, उनसे बात करो, सच्चाई बता दो, अगर बिजनेस नहीं कर सकते तो उनको साफ बता देना। तो मैं अमरप्रीत जी के घर गया और मैंने करना कुछ नहीं था, तो मैं मन में सोचे गया था कि अमरप्रीत जी जो भी पूछेंगे मैं उनसे ही बोलूंगा मेरे पास टाइम नहीं है। तो जब हम खाना खाने बैठे तो अमर जी ने बोला रणबीर कुछ लेगा, मैंने कहा हाँ यार खाना खा लूंगा पर मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा कुछ बात हुई, बताया दो तीन बार मैंने टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा रणबीर तू, मैं सुन रहा हूँ तू कहते पर टाइम नहीं है, तेरे को टाइम चाहिए क्यों। मैंने कहा टाइम इसलिए चाहिए कि मैं चाहता हूँ कुछ क्वालिटी टाइम अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकूँ, अपनी मम्मी के साथ स्पेंड कर सकूँ। तो क्या जो तू काम कर रहा है उसके अगले वाले 5 साल बाद तेरे पास टाइम होगा। मैंने कहा जब 63 साल की उम्र है, मेरे पिताजी को टाइम नहीं होना तो मुझे कैसे मिलेगा, क्योंकि मैं भी तो वही काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा क्या तुझे टाइम चाहिए। तो मैंने कहा हाँ चाहिए। तो भाई रणबीर मेरा जो बिजनेस है ना, अगर मैं तेरे को हेल्प कर सकता हूँ एक्स्ट्रा टाइम दिलाने के लिए। तो मेरे पास एक्सक्यूज नहीं था। मैंने कहा ठीक है बताइए प्लान क्या आपका। और उन्होंने बिजनेस प्लान बताया, ये रेक रॉक और ये और फलाना और रॉयल्टी सिक्योरिटी। और फिर उन्होंने वो सेंटेंस बोला कि रणबीर अगर कोई ऐसा काम हो जिसमें 1 से 2 घंटे डाल के 4 से 12 महीने के अंदर तुम 50,000 रुपये महीना बना सको तो तुम्हारे लिए कैसी इनकम होगी। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, मेरी तो हवा ही बंद हो गई, क्योंकि उस समय 50,000 रुपये तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और मेरे कान बंद हो गए और मुझे चक्कर आने लग गया कि पता नहीं उन्होंने क्या पूछ लिया। तो उन्होंने कहा रणबीर कैसी इनकम होगी। हाँ मैंने कहा बढ़िया इनकम होगी। तो मैंने कहा बताओ ये आई कैसे। तो उन्होंने बैठा और मुझे बताया 9, 6, 3। और मैं एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा बस यही बिजनेस है, मैंने करेंगे। मैंने कहा मैं तो एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा अरे अमर जी ये तो मेरा बिजनेस ही है, मैं तो ऐसा कर लूंगा, डायमंड चले जाऊंगा। आप तो बताओ इन्वेस्टमेंट कितनी है, मैं भी बैंक जाके लोन अप्लाई करता हूँ और ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं रणबीर इसके लिए ऐसा कुछ नहीं यार, थोड़ा पैसे लेंगे। मैंने कहा नहीं बताओ यार 50,000 रुपये महीने की इनकम है, कुछ तो इन्वेस्टमेंट होगी, बताओ मुझे बैंक जाना पड़ेगा। तो कहते नहीं यार ये 4-5 हज़ार रुपये में शुरू हो जाएगा। दोस्तों जितना ज़्यादा मैं एक्साइटेड था ना उतना ज़्यादा मैं बैठ गया। मैंने कहा नहीं मुझे प्लान समझ में आया, तुम्हारा मतलब है कि 4,200 रुपये 4,400 रुपये लगा के 1 से 2 घंटे डाल के पार्ट टाइम में 4 से 12 महीने के अंदर 50,000 रुपये। मैंने कहा बाबा कुछ गड़बड़ी है, या तो तुम कुछ कह रहे हो और मैं कुछ सुन रहा हूँ या कुछ पंगा है। उन्होंने कहा रणबीर बिजनेस तो यही है, करना ही नहीं करना। मैंने कहा हाँ साहब करना है, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। तो दोस्तों मैं गया और जब एक्साइटेड होता है आदमी जाता है, मैं स्कूटर पे निकला, मैं लोग गिनते हुए यार इसको भी करूंगा, इसको भी करूंगा, इसको भी करूंगा, लिस्ट बन गई। घर पहुंच गए, घर जाके मैंने अमन को कॉल किया, अमन बहुत जल्दी घर आओ, अपन अमीर होने वाले हैं, वी गोना हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो कही रणबीर क्या है। अमन जब घर आई तो मैंने अमन को बैठ के बता दिया, अमन कैसा होगा 1 से 2 घंटे डाल के 4 से 12 महीने के अंदर 50,000 बन जाए। तो अमन ने कहा बहुत अच्छा होगा, कैसे आएंगे। तो मैंने बता दिया यार ऐसे 9, 6, 3। अमन ने कहा हाँ करते हैं। तो मैंने अमर जी को फोन कर दिया, अमर जी मेरा एक मेंबर तैयार हो गया। कहते किसको तैयार किया। मैंने कहा अमन को तैयार कर लिया। कहते नहीं तुम और अमन तो एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो। मैंने कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं तो जब आप एक घर से निकला था मैंने कहा मैं अमन मम्मी डैडी 4, वो अपने पड़ोसी रहते हैं 5, तो अपने तो हो गए 9, बाकी ढूंढना जिनको ढूंढना अपने तो 9 पक्के हो गए। कहते नहीं तुम भी एक और तुम्हारे वो पड़ोसी भी एक है ना। मैंने कहा तो बहुत बुरा काम है। कहता करना नहीं करना। मैंने हाँ करना तो है। कहना बाकी करो ढूंढो। मैंने ठीक है, मैंने कोई बात नहीं यार, जहाँ ये किया है तो 4 उनके पड़ोस में रहते हैं, 4 मेरे पड़ोस में रहते हैं, 9 घर हो गए हमारे। तो क्योंकि मुझे लगता था कि कोई पागल ही होगा जो जिसको आप बताओ ना, किसी आदमी को आप ये बोलो कि 1 से 2 घंटे डाल के 4 से 12 महीने के अंदर 50,000 कमा लो, तो कोई ऐसा आदमी जो मना करेगा, कोई मना कर ही नहीं सकता। क्योंकि सिंपल तो काम है, इसमें है क्या, 1 से 2 घंटे डालो, 4 से 12 काम करो, 50,000 बनाओ। मैं तो बहुत खुश। तो मैं अगले दिन सुबह अपने पड़ोसी के घर गया, तो मैंने उनसे कहा साहब वो आपसे एक बात करनी है बिजनेस के लिए। तो कहते हैं सरदार तुम्हें सुबह 7 बजे ही टाइम मिला आने के लिए। मैंने कहा नहीं यार वो मैं शाम को मेरी अपॉइंटमेंट से था, तुम ये बताओ अगर 1 से 2 घंटे डाल के 4 से 12 महीने के अंदर अगर 50,000 बनाओ तो कैसा होगा। कहते अंदर आ जाओ। हम अंदर चले गए, हमने उनको प्लान दिखाया 963। साहब वो तो हंस पड़े हम पे। उन्होंने कहा यार सर तुम तो फंस के आ गए हो, अब तुम मुझे फंसाने आ रहे हो, मैं तो फंसने ही वाला। जिस दिन तुम 50,000 बनाओगे ना उस दिन मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये बिजनेस में कैसे बनाया जाता है। तो मैंने अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को बात की, सबने मना कर दिया। और दोस्तों यही काम है, 95% ऑफ द अनसक्सेसफुल लोग जो काम करते हैं हमने भी वही किया। हमें बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था
और हम चले गए लोगों से बात करने के लिए बिजनेस की। तो लोगों को क्या बताते? जब लोगों को कुछ बताने का था नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो उन्होंने हमारा बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। तो बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, तो मैं सॉर्ट ऑफ मेंटली नेगेटिव हो गया था। मैंने कहा नहीं यार, आई डोंट थिंक दिस वर्क इज फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है ना। अपनी नौकरी बढ़िया है यार, सुबह शाम काम करो, बढ़िया पैसा आता है, कहाँ ये लोगों की ना सुनने में लग गए अपन, है ना। तो ठीक है साहब, चले गए। उसे अमर जी का फोन आता कि रणबीर वो यार तेरे लिए कुछ मीटिंग करनी है। मैंने कहा हाँ अभी तो मैं टूर पे जा रहा हूँ, 15 दिन बाद फोन करना। घर पे होता था, है ना। तो ऐसे ही मैं उनको टालता रहा। पर आपको पता है अमर जी ने मेरी वेट नहीं की, वो और गए और लोगों को स्पॉन्सर किया और वो लग गए अपने काम पे। और मैं जब भी उनको फोन करूँ तो कभी दिल्ली गए, कभी फलाना गए, कभी यहाँ गए। मैंने कहा ये आदमी कर क्या रहा है? साबुन तो बेचना है, भोपाल में घर कम है क्या? ये दिल्ली बॉम्बे क्यों जा रहा है? तो आई गॉट क्यूरियस अबाउट द बिजनेस। मैंने कहा यार ये जानना है, लगता है कोई ऐसी चीज है जो उस बिजनेस प्लान में मैं मिस कर गया हूँ, राइट। तो एक दिन अमर जी का फोन आया कि रणबीर दिल्ली में एक सेमिनार है और अगर तुम मेरे साथ दिल्ली चलो तो दिल्ली जाके मैं और तुम डिसाइड करेंगे क्या हमने बिजनेस करना नहीं करना। उनका कहने का मतलब था कि अगर मैं दिल्ली नहीं गया तो बिजनेस नहीं करना। अब आप बताओ, मुझे 45-48 आदमी मना कर चुके थे, है ना। मेरा तो मतलब मैं तो नेगेटिव था बिजनेस को लेके। तो उस दिन मैं पहुंच गया अपने बैंक। तो बैंक में वो मैनेजर बैठा था, उसने मुझसे पूछ लिया कि भैया तुम क्या कर रहे हो आजकल। तो मैंने कहा यार कुछ नहीं, अपना काम धाम चल रहा है, साथ में वो एमवे शुरू किया था, वो ज़्यादा चला रहा नहीं यार। तो बोलता है यार ये एमवे क्या है? तो उस समय तक दोस्तों मुझे जो भी मिला ना उसने मेरे कपड़े फाड़े एमवे के नाम से। मैंने कहा आज मैं से पूरा बताऊंगा कि एमवे क्या है। मैंने कहा बैठो उधर। मैंने कहा यार ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें आप बहुत काम करो पर मेरे मेंबर नहीं बने, इसमें बहुत काम करना पड़ता है और अमर जी बहुत पैसा बना रहे हैं और ये और वो। और मैंने 15 मिनट में उसको क्या बोला मुझे खुद को समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था जवाब क्या। जवाब तो ना ही है, कुछ भी बोलो उसको ना ही बोलेगा वो। तो पूरा प्लान सुनने के बाद वो बोलता है कि रणबीर काम बढ़िया मैं करूंगा। मैंने कहा तुम ये एक बात बताओ, तुम्हें इस पूरे प्लान में समझ में क्या आया? कहता मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा तुम करोगे क्या? कहता रणबीर यार 25 साल हो गए ये बैंक की मनूस नौकरी करते हुए, आज तक कोई उस दरवाजे से नहीं आया जिसने कहा कुछ कर लो तो पैसे बन जाएंगे। तुम जो भी कराओगे मैं करने को तैयार हूं, पर पैसा आना चाहिए। तो वो पहला आदमी जिसने मुझे हाँ कही। अब आपको पता है जब आपने बहुत सारी ना सुनी हो उसके बाद कोई आपको हाँ करता है तो आपका मन क्या कहता है? गले पकड़ लो, तो गोदी में उठा लो। तो मेरा भी मन वही किया, पर मैंने अपना पॉस्चर बनाया जैसे बतख होता है ना, बतख को देखा तैरते हुए पानी के ऊपर तो एकदम स्मूथली तैरती है। पर कभी उस कैमरे को पानी के अंदर लेके जाओ तो उसके छपक 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 पाँव चल रहे होते हैं, है कि नहीं। तो मैंने भी अपने एक्साइटमेंट संभाला, ऊपर से अंदर और अंदर से। तो मैंने उससे क्या बोला कि मैंने कहा देखो दिल्ली में एक सेमिनार है और तुम अगर दिल्ली जाओ, अपने तो जाना नहीं था, तो तुम अगर दिल्ली जाओ तो दिल्ली से आने के बाद हम फैसला करेंगे कि हमने बिजनेस करना नहीं करना। पता है वो क्या बोला? चलो दिल्ली चलते हैं। मैंने कहा यार इसे क्या हो गया क्या आदमी को, अब ये जाएगा तो मुझे भी दिल्ली जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा लगता है यार आज दिन अच्छा है, सबको बोल डालो। तो मैंने अपने जिनको बोला था, एक मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसको मैंने बोला देख यार तेरे को मैंने बिजनेस क्या बताया था, अच्छा बिजनेस है, ये आखिरी मौका है बिजनेस को चेक करने का, दिल्ली में एक सेमिनार है। तो वो कपल था, उसने हाँ की थी चलो। और तीसरा मेरा दोस्त था, उसको मैं किडनैप करके ले आया कि दोस्त की शादी है चलो चलेंगे। दिल्ली चले गए साहब। दिल्ली गए तो वहां पे सेमिनार था, सबसे आगे बढ़ा दिया, है ना। सुमित बहादुर जी आए, सुमित बहादुर जी ने इंट्रोड्यूस किया, हेल्प मी वेलकम टू द स्टेज डायमंड डायरेक्ट फ्रॉम कनाडा निक ऑलिया। अब हमें उस समय पता नहीं डायमंड क्या होता है, पर ये पता तोप चीज होती है, इतने सारे लोग सुनने आए उसको। तो साहब हम देख रहे हैं कौन आ रहा है, तो पता लगा, कसम से बता रहा हूँ 5 फीट की टोटल हाइट है उनकी। वो निकल गए यहाँ से। मैंने कहा इनको सुनने के लिए इतनी दूर से आए हम लोग, है ना। और आपको पता है मैं एक कॉन्वेंट एजुकेटेड गाय हूँ, आई कैन टॉक इंग्लिश, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, पर उनकी इंग्लिश इतनी खतरनाक थी। एक तो वो कैनेडियन इंग्लिश जो अंग्रेज को समझ में नहीं आती, और ऊपर से वो नाक से बोल रहे थे। अब वो शुरू मैं वो मेरे साथ जो बैठे हैं हम मुंह खोल के बैठे, यार कुछ तो समझ आए आदमी क्या कह रहा है। पर भगवान का लाख लाख शुक्र है हमारे पड़ोस में अंग्रेज बैठा था, तो हम पांचों उसको देख रहे थे। जब वो अंग्रेज हंस पड़े हम भी हंस पड़े। हमें भी समझ आ रहा है, चलो चलो। तो अरे यार आप लोग हंसी आ रही है, मैं आपको बताऊं। तो इस तरीके से सेमिनार हुआ। सेमिनार खत्म हुआ तो मैंने साइन किया, मेरे नीचे उन्होंने साइन किया, बैंकर ने, और वो कपल को साइन अप कराया और वो दोस्त को जबरदस्ती हड़का के साइन अप कराया, करना पड़ेगा वरना सिक्योरिटी जान नहीं देगी बाहर। साइन करा दिया। इस तरीके दोस्तों में 3 लोग साइन अप करके आया। और दोस्तों वो जो बैंकर था ना, 48 लोगों के पास जिसने मुझे पहला हाँ कहा था,
उस बैंकर का नाम है थॉमस सैमुअल। वो फाउंडर्स डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। उनके नीचे इंदौर में बीजू जॉन है, एमरल्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, और उनके ग्रुप में 100 से भी ज्यादा सिल्वर गोल्डन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों आज, राइट फ्रॉम दैट वन सिंगल गाय, है कि नहीं। सेमिनार से वापस आए, जब वापस आए तो इतनी एक्साइटमेंट थी कि तीसरे दिन रात को 1 बजे किसी को प्लान दिखा के आ रहे थे स्कूटर पे, रात के अंधेरे में सुअर आ गया सामने, भिड़ गए सब, पूरी लेफ्ट साइड स्मैश हो गई। यार हाथ टूट गया, हंसी आ रही मेरी, हाथ टूट गया, ये पूरा छिल गया, मुंह छिल गया, घर गया तो पट्टी बांधी। अमन बेचारी घबरा गई, डॉक्टर के पास गए, रात को 2 बजे पट्टी लगा के आए। अगले दिन अमर जी का फोन आया, क्या हुआ? मैंने कहा तुम्हारे एमवे के कारण मेरे हाथ पांव टूट गए, ये एमवे बहुत बेकार है। और मैं 15 दिन दोस्तों हॉस्पिटल में था, और जब मैं वापस आया तो पता लगा थॉमस ने कुछ लोग स्पॉन्सर कर दिए, बिजनेस चल रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया काम है, हमारे बगैर भी चल रहा है बिजनेस। तो वो में दोस्तों मेरी एक्साइटमेंट हुई। पर आपको पता है प्लान दिखाना शुरू किया, पर एक सेमिनार था 1 अगस्त 1998 में। अमर जी ने बोला रणबीर, बिजनेस कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे जा रहा था हमारा। अमर जी ने बोला रणबीर ये सेमिनार है दिल्ली में, अगर तुम और अमन चलो तो मैं तुमको बताता हूँ इट कैन बी अ टर्निंग पॉइंट इन लाइफ। और दोस्तों पहली बार थी कि अमन ने हमारी 1.5 साल की छोटी बेटी को छोड़ के सेमिनार में गई। वो सेमिनार तो दोस्तों ऑसम कपल राज एंड संगीता शाह का। जब मैंने और अमन ने वो सेमिनार सुना, उस सेमिनार से हमने डिसाइड किया कि नहीं यार अब हमने बिजनेस करना है। अमन को क्या सुनना था? अमन को सुनना था कि संगीता ये बिजनेस के कारण आज फुल टाइम मदर है, और उनके क्या था फुल टाइम हस्बैंड है। और मैंने जब राज शाह जी को देखा, राज शाह जी इतने क्वाइट से, इतने शान से, इतने स्टाइलिश, मैंने अगर ये आदमी अगर डायमंड जा सकता है तो मैं तो डायमंड जा ही सकता हूँ। और मैं दोस्तों वापस आ गया। हम वापस आए, हम अमरप्रीत जी के बैठे, और मैंने अमर जी को बोला कि अमरप्रीत जी हमें बताइए क्या करना पड़ेगा, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, पर अब हमें इस बिजनेस में सिल्वर जाना है। और दोस्तों अमरप्रीत जी ने बताया रणबीर ये बिजनेस कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये बिजनेस तुमने क्यों करना है वो इंपॉर्टेंट है, और तुम क्या चाहते हो बिजनेस से, क्या तुम्हारे सपने। और दोस्तों वो पहला दिन था, पहले बार जीवन में किसी ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे सपने क्या हैं। और दोस्तों मैंने उनको बताया कि अमरप्रीत जी बिजनेस को लेकर मेरे सर पे काफ़ी सारा कर्जा है पहले का, तो अगर ये 50,000 रुपये महीना आने लग गए ना तो मैं अपने सारे कर्जे उतार दूंगा। उन्होंने कहा रणबीर और क्या है? तो अमन ने बोला कि मेरा जॉब है और मुझे अपनी बेटी को छोड़ के जाना पड़ता है, अगर ये पैसा आने लग गया तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी। उन्होंने कहा और क्या है? मैंने कहा अमरप्रीत जी मेरे पापा ने बहुत सारे दुख देखे हैं, अभी भी बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, अगर ये इनकम आने लग गई तो मैं अपने फादर को हमेशा के रिटायर कर दूंगा। कहना और क्या है? मैंने कहा अमरप्रीत जी हमारे पास एक स्कूटर है, कंपनी ओन जीप है, और जब भी बारिश के महीने में पास से गाड़ी जाया करती थी ना तो मैं और अमन ये कहते थे कि काश हमारे पास भी गाड़ी होती ना तो हम भी अपनी प्रिंसेस बेटी को आराम से बारिश के मौसम में उस गाड़ी में उठा के ले आते। मैंने कहा अमरप्रीत जी मुझे एक कार चाहिए। कहना कौन सी कार चाहिए? मैंने कहा सस्ती दिला दो, मारुति 800, है ना, अंधा क्या मांगे 2 आंखें है ना। तो मैंने कहा साहब दे दो, मारुति दिला दो। और फिर दोस्तों मैंने और अमन ने काम करना शुरू किया, 1 प्लान 2 प्लान 3 प्लान, फिर हमने देखा नहीं दोस्तों ये कितने लोग हमें मना कर रहे थे क्योंकि हमारे पास ड्रीम था। पर दोस्तों ये सारे के सारे ड्रीम, इनमें से एक भी ड्रीम ऐसा नहीं था जो रोज सुबह मुझे उस टीवी के सामने से उठा के घर के बाहर भेज सकता प्लान दिखाने के लिए। कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं था, ड्रीम सारे स्ट्रांग थे, पर कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं था जो मुझे रोज घर के पास भेज सकता प्लान दिखाने के लिए। पर जिस दिन दोस्तों वो एक ड्रीम आ गया ना हमारे दिल में, उसने हमारी जीवन बदल दी। और वो ड्रीम थी दोस्तों मेरी 1.5 साल की बेटी। एक दिन हम उसको मार्केट ले गए, और बच्चों को तो आपको पता ही है, किसी टॉय स्टोर में ले जाओ और बच्चे को पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि उस टॉय स्टोर में सबसे कीमती खिलौना कौन सा है। और उसने पकड़ लिया उस टेडी बेयर को, रोने लग गई, मुझे तो पापा यही चाहिए यही चाहिए। तो मैंने उसको बहुत समझाया पर रोती हुई घर आ गई। और दोस्तों जब वो घर आई तो मैंने उसे एक गाना सुनाया। दोस्तों वो तो सो गई, पर वो गाने के बोल ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। और मैंने डिसाइड किया अमन से कि अमन मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं इस बिजनेस में इतनी मेहनत करूँगा, दिन रात एक कर दूंगा, पर एक ऐसा दिन नहीं आया परमात्मा मेरी जिंदगी में जब मेरा बच्चा मुझसे कुछ मांगे और पैसे की कमी के कारण मैं उसे वो चीज़ दिलाने पाऊँ दोस्तों। और जिस दिन दोस्तों इमोशनल ड्रीम हमारे पास आ गया ना, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। और हम प्लान दिखाते रहे, रात को 1-1 बजे आया करता था दोस्तों, 1-1 बजे रात को आया करता था। सारे मोहल्ले की लाइटें ऑफ होती थी, सिर्फ मेरे घर की लाइटें होती थी। और जब मैं रात को आया करता था मैं अगले दिन अमर जी को फ़ोन करता था। मैंने कहा अमर जी मुझे लगता है मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ यार। मैंने कहा जब मैं रात को आता हूँ तो ना सड़क पे कोई होता है, सब लोग सो रहे होते हैं और मैं ही अकेला जाग रहा होता हूँ, क्या ये सही है? तो अमर जी मुझे हमेशा बोलते हैं रणबीर फिक्र मत कर, जब सारी दुनिया सोती है तो चैंपियन जाता है और तू एक चैंपियन है। और मैं लगा रहा दोस्तों, और 2 साल के अंदर दोस्तों मैंने एक कहावत बदल दी।
मैंने कहावत बोली 2 साल के अंदर। आज जब सारी दुनिया काम पे जाती है तो चैंपियन आराम से सोता है अपने घर पे दोस्तों, राइट। और दोस्तों काम करते रहे और अगले 5 से 6 महीने के अंदर हमने दोस्तों सिल्वर ब्रेक किया। जिस दिन हमने डिसाइड किया था, मैं आपसे वादा करता हूं, द डे यू डिसाइड, आप 4 से 6 महीने दूर है अपनी सिल्वर शिप से। और दोस्तों हम लोग सिल्वर गए और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर गए, उसके अगले साल हम सफायर गए और उसके अगले साल दोस्तों लास्ट मार्च के अंदर मैं और अमन रिकग्नाइज एज ब्रांड न्यू एमरल्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। हमारी पहली लेग जिसके बारे में मैंने आपको बताया, थॉमस सैमुअल। मेरी दूसरी लेग जो मेरा बेस्ट कपल था, उनसे 4 डीप मुझे एक बहुत जबरदस्त कपल मिला जो फाउंडर्स डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर मेरे बिजनेस में, सुनील एंड संगीता सेठी। पर उनसे 5 डीप दोस्तों मुझे एक ऑसम कपल मिला जो कि एमरल्ड क्वालिफिकेशन में और इस साल डायमंड जा रहे हैं। और उनका नाम तो दोस्तों लोकेश एंड सरोज रॉय, जिनके थ्रू कोटा में हमारा ग्रुप है। और दोस्तों लोकेश जी के कारण हमारे बिजनेस में मोमेंटम आया, क्योंकि लोकेश राय जी डिप्टी जनरल मैनेजर थे बीएचएल कंपनी में और उन्होंने ये बिजनेस देखा और दोस्तों 2 साल के अंदर आज वो टोटली फ्री हैं, इज क्विट हिज जॉब, राइट। मेरी जो थर्ड डायरेक्ट लेग है दोस्तों, वो मुझे बैंक में मिली। मैं बैंक में एक बार अपना चेक साइन करा था, पैसे निकाल रहा था और जब मैं उसको साइन करा था तो मेरे पेन की इंक खत्म हो गई। मेरे पड़ोस में जो खड़े थे मैंने उनसे पेन मांगा, हमारी दोस्ती हुई, हमने नाम बताया एक दूसरे को, क्या काम करते हैं बताया और मैंने दोस्तों उनको प्लान दिखाया और स्पॉन्सर किया। 1 साल तक उन्होंने बिजनेस में ज़्यादा कुछ नहीं किया दोस्तों, 1 सवा साल तक। पर लास्ट टू लास्ट एफईडी में मैं उनको दिल्ली ले गया और उस फंक्शन में दोस्तों ने डिसाइड किया और अगले 1.25 साल के अंदर वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर गए। इस तरीके से हमने दोस्तों ये 3 लोगों को हेल्प किया डायरेक्ट जाने में और हम आपके सामने खड़े हैं एज एन एमरल्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। और अगले 1 साल के अंदर दोस्तों हम 3 और कपल्स को हेल्प कर रहे हैं डायरेक्ट जाने में और अगले साल एफईडी स्टेज पे आप हमें देखेंगे दोस्तों एज अ ब्रांड न्यू डायमंड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इट्स अ डन डील, है ना। ये बिजनेस में दोस्तों बहुत सारे रिवॉर्ड मिले, बहुत सारे रिवॉर्ड मिले। 14 महीने के अंदर अपनी मम्मी के बर्थडे पे मैंने अपनी पहली मारुति 800 कार खरीदी दोस्तों। मैंने अपनी मम्मी को बताया नहीं मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। मैं जब घर से बाहर जा रहा था मैंने रेनकोट उठाया तो मम्मी ने कहा रणबीर तेरा रेनकोट फटा हुआ है, नया रेनकोट ले आना शाम को। मैंने कहा मम्मा मैं रेनकोट लेने ही जा रहा हूँ। दोस्तों मैं इंदौर गया, इंदौर से कार लेके आया और मेरा एक हॉर्न बजाने का तरीका है, पाप 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 पाप। मैंने जब नीचे से हॉर्न बजाया तो मेरी मम्मी 2 बार बालकनी में आई और अंदर चली गई क्योंकि उनको पता नहीं कि कार आ गई है। और मैं दोस्तों भग के ऊपर गया और मैंने जब वो चाबी अपनी मम्मी के हाथ में दी और वो 2 खुशी के आंसू उनके आंख में देखे तो मैं सब भूल गया कि कितने लोगों ने मना किया था ये बिजनेस नहीं चलता है, प्रोडक्ट्स महंगे हैं। क्योंकि उस समय उनकी खुशी ज्यादा, मुझे दुनिया में कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों। पहली कार, आई बॉट माई फर्स्ट कार। लास्ट ईयर मैंने अपनी दूसरी गाड़ी खरीदी काले रंग की सिएलो। और अभी दोस्तों 3 नवंबर को अमन के जन्मदिन पे मैंने खरीदी है एक ब्रांड न्यू ब्लू कलर की टर्बोचार्ज 2.6 महिंद्रा स्कॉर्पियो। इसी बिजनेस है दोस्तों, अमेजिंग गाड़ी। अगले साल में दोस्तों मर्सिडीज बेंज खरीद रहा हूं और 11 मार्च 2004 को मैं खरीद रहा हूं दोस्तों अपने लिए एक लाल रंग की F50 520 VHP रेड कलर की फरारी कार। इसी बिजनेस से, नो क्वेश्चन अबाउट इट। इसी बिजनेस से दोस्तों एक छोटे से 2 बेडरूम फ्लैट से एक बहुत बड़े 5 बेडरूम के एक बड़े बंगले में आ गए। सर्वेंट क्वार्टर है, सामने गार्डन है, घर से आधा किलोमीटर दूर दिखती है एक बहुत बड़ी सी लेक है दोस्तों। लाइफ इज गुड, सब इस एमवे बिजनेस के कारण। आज मैं टोटली कर्ज मुक्त हूं, 1 रुपए का डेट नहीं है मेरे सर के ऊपर दोस्तों, है ना। और मैं आपको बताऊं व्हाट अ गुड फीलिंग इट इज जब आपके सर पे 1 पैसे का दोस्तों कर्जा नहीं होता, राइट। आज पर सबसे बड़ी खुशी बिजनेस ने क्या दी है, सबसे बड़ी खुशी बिजनेस दी है दोस्तों जब मैं आज अपनी 5 साल की प्रिंसेस बेटी को किसी खिलौने की दुकान पे लेके जाता हूं तो मैं कसम खाए कहता हूं 2 साल हो गए मैंने खिलौने पे लिखी हुई कीमत देखी नहीं है। क्योंकि आज मन्नत के पापा को खिलौने पे लिखी कीमत देखने की जरूरत नहीं पड़ती एमवे बिजनेस के कारण। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि दोस्तों, क्योंकि आज मैं अपने बच्चे के लिए वो चीज लेके दे सकता हूं जो उसको पसंद। दोस्तों हम जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं ना और वो समझता नहीं बिजनेस को, उसे पता ही नहीं दोस्तों वो क्या मना कर रहा है ना। ये बिजनेस जो सिक्योरिटी दे सकता है ना, आप कभी सोच नहीं सकते दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे ग्रुप में दोस्तों एक डिस्ट्रीब्यूटर थे मोहन सिंह जी, 70 साल की उम्र, कुक, 2,500-3 हजार रुपए महीने की इनकम। ये बिजनेस देखा जनवरी 2000 में बिजनेस देखा, है ना। कहीं से भी पैसे करके किट शुरू की, 20 रुपए मीटिंग में आने के पैसे नहीं होते थे। मेरा प्लान मीटिंग के बाहर खड़े होकर सुनते थे दोस्तों। अब एक कुक की क्या सेल्फ इमेज दोस्तों, 1 साल के अंदर उन्होंने सिर्फ 4 लोगों को स्पॉन्सर किया और 1 साल बाद उनको पहला चेक आया। और जून 2001 में उनको दोस्तों उन्होंने 12% गए, उनको 4-5 हजार का चेक आया। अगस्त में उनको 10,000 रुपए का चेक आया क्योंकि वो 15% गए। पर दोस्तों अगस्त के महीने में लंग्स इन्फेक्शन के कारण मोहन सिंह जी का देहांत हो गया और वो चल बसे।
और उनकी जो वाइफ है 60 ईयर्स की, उनकी जो डॉटर 23 साल की थी, वो बिजनेस में उतने एक्टिव नहीं थे। पर क्योंकि द पावर ऑफ ब्रिट सिस्टम दोस्तों, अप्रैल 2002 में मोहन सिंह जी क्वालिफाइड एज ब्रांड न्यू सिल्वर प्रोड्यूसर हमारे बिजनेस में। ना सिर्फ मोहन सिंह जी दोस्तों, मोहन सिंह जी की डाउनलाइन में एक आदमी इंदौर में सिल्वर किया, मोहन सिंह की डाउनलाइन में एक आदमी चेन्नई में सिल्वर किया, उसकी डाउनलाइन में 2 आदमी केरला में सिल्वर गए दोस्तों। मोहन सिंह जी की दूसरी लेग जुलाई में ब्रेक हुई, उसके नीचे एक और सिल्वर हुआ उज्जैन में दोस्तों। और आपको पता दोस्तों, इस सिक्योरिटी के कारण मोहन सिंह जी को आज 30-40,000 रुपीज पर मंथ जाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ दोस्तों। ही इज नो मोर बट द इनकम इज गोइंग टू हिज हाउस। ये सिक्योरिटी देती है दोस्तों ये बिजनेस, ये सिक्योरिटी दे सकती है दोस्तों, पर समझते नहीं ये लोग और ज्यादा समझाना भी चाहिए दोस्तों। तो ये बिजनेस हर वो चीज दे सकता है दोस्तों, ये बिजनेस हर वो चीज देखता है जिसकी आपने कल्पना की थी। और दोस्तों मेरे बहुत सारे सपने थे, पर मेरा सबसे बड़ा सपना यह था कि मैं अपने पापा के जीवन में इतनी खुशियां भर दूं कि जितने भी दुख उन्होंने पिछले 15 साल में देखे ना, वो सारे के सारे उनको दुख मिट जाए दोस्तों। मेरे पापा दोस्तों, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। वो मेरी कभी सिल्वर रिकग्निशन में नहीं आए, मैं जब डायरेक्ट गया तो वो नहीं आए, मैं सफायर गया तो वो नहीं आए। पर दोस्तों फरवरी की बात है, 4 फरवरी को मैं अपने पापा के साथ बैठा था और मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मैं एमरेल्ड जा रहा हूँ इस मंथ, और मैं चाहता हूँ कि आप उस दिन मेरे फंक्शन में आए जिस दिन मेरी रिकग्निशन होगी, और मैं और आप एक से कपड़े सिलवाएंगे और मैं आपको सबसे आगे बिठाऊंगा, और जब मेरी एमरेल्ड रिकग्निशन होगी ना तो मैं आपको बुलाऊंगा स्टेज के ऊपर और मैं बोलूँगा कि दोस्तों ये मेरे महान पिता हैं जिन्होंने मेरे अंदर वो संस्कार डाले थे जिनके कारण आज मैं आपके सामने स्टेज पे खड़ा हूँ। और मेरे लिए बहुत बड़ा बात होता है। और दोस्तों परमात्मा को कुछ और मंजूर था। 6 तारीख को मेरे पिताजी मेरे घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, सीढ़ियों से उनका पाँव फिसला और वो दोस्तों नीचे गिर गए, उनको सर में चोट लगी, वो 12 दिन कोमा में रहे, और 18 फरवरी को मेरे पापा दोस्तों मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। और मेरा ये सपना कि मेरे पापा मुझे देखें एज अ ब्रांड न्यू एमरेल्ड डिस्ट्रीब्यूटर, वो सपना ही रह गया दोस्तों। पर 3 तारीख को जब मेरी रिकग्निशन हुई थी दोस्तों, तो मुझे पूरा यकीन है कि उस समय मेरे पापा वहीं मौजूद थे और मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे थे। और आपसे दोस्तों यही बोलूँगा, एक ही मैसेज दूंगा कि दोस्तों लव योर पेरेंट्स। आपको पता नहीं है दोस्तों कि आपके जीवन में क्या एसेट है। उन्होंने जिंदगी में आपको दिया ही दिया, आपके माता पिता ने कभी आपसे कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं की दोस्तों। क्या मांगा है उन्होंने कभी आपसे? यही मांगा है कि आप खुश रहें, आपके जीवन में सारी खुशियाँ नहीं दोस्तों। और आपको पता है, जब मैं देखता हूँ ना कुछ बच्चों को जो अपने मम्मी डैडी का ख्याल ठीक से रखते नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट फील गुड, क्योंकि उनको पता ही नहीं दोस्तों कि वो उनके पास लाइफ में क्या है। मुझसे पूछिए आप, मैंने क्या खोया लाइफ में। और मैं आपसे यही बोलूँगा दोस्तों, उनका ख्याल रखिए, बिकॉज दे लव यू। क्योंकि इस दुनिया में आप हर चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं। यू कैन रिप्लेस योर वाइफ, यू कैन रिप्लेस योर किड्स, यू कैन रिप्लेस एवरीथिंग, बट एक चीज़ है जो जीवन में आप कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, और वो है आपके माता पिता दोस्तों। तो जब आप ये गोल लिखें ना डायमंड जाने का, तो उनको गोल में ज़रूर लिखें। पर कुछ लोग हैं जिनको अगर अपने माता पिता भारी पड़ते हैं ना, तो मैंने रमन ने गोल बनाया दोस्तों, हम डायमंड जाने के बाद इतना बड़ा घर बनाने वाले हैं कि इस दुनिया में जिसको भी मम्मी डैडी भारी पड़ते हैं ना, वो हमें दे दें, हम उनका ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उनकी क्या वैल्यू है। और मैं दोस्तों, मेरा जयपुर आने का एक ही मकसद है, अगर हम और आप मिलके दोस्तों, हम और आप मिलके अपनी मम्मी डैडी की लाइफ में वो एक्स्ट्रा खुशी ला के दे सके ना, तो एक घर से दूसरा घर, एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला, एक शहर से दूसरा शहर, एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश, पूरे देश को बदल देंगे दोस्तों। हम पूरे देश को बदल देंगे दोस्तों। और यही दुख सिर्फ हमारे लिए नहीं था दोस्तों। तो 3 महीने पहले मैं और अमन राजकोट में सेमिनार कर रहे थे, और हमें पीछे से न्यूज़ आई कि अमन के पापा का भी देहांत हो गया, और 6 महीने के अंदर मैंने और अमन ने हम दोनों के पापा खो दिए दोस्तों। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, मेरे पापा को मैं बचा तो नहीं सका, पर उस 12 दिन के अंदर इतना सारा पैसा लगा। और थैंक्स टू एमवे बिजनेस दोस्तों, क्योंकि अगर एमवे बिजनेस मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो ज़िंदगी भर मैं इस गिल्ट में रह जाता कि पैसे की कमी के कारण मैं अपने पापा को एक अच्छी सर्विस दे सका। आज मुझे गिल्ट नहीं है, बिकॉज आई गेव हिम द बेस्ट, राइट। एंड दोस्तों ख्याल रखिए उनका, क्योंकि अभी मैं पटियाला गया था और वहाँ पे मैंने देखा एक 70 साल के बूढ़े से बेचारे, पसीना आ रहा है, रिक्शा खींच रहे हैं, 2 आदमी पीछे बैठे हुए हैं, है ना। मन तो किया उनको बोलूँ कि चलिए आप भोपाल चलिए। पता है क्यों वो 70 साल की उम्र में रिक्शा खींच रहे हैं? क्योंकि उनके बच्चे किसी ने ड्रीम चुरा लिया है।
उनके बच्चे में इतने गट्स नहीं है कि वो अपने पिताजी का ख्याल रख सके। राइट? आप मुझसे वादा करते हैं दोस्तों? और अगर आप प्यार करते हैं ना तो उसे कहिए भी, आज घर जाइए, अपने मम्मी डैडी के चरण छू के उनसे बोलिए कि मम्मी डैडी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच कि लाइफ में आपने हमें इतने संस्कार दिए। थैंक यू सो मच कि आपने हमें एक ऐसा राह दिया है जिसपे जीवन में हम आगे बढ़ सके। और अगर आपके मम्मी डैडी दूर रहते हैं ना, मेक अ कॉल टुडे, एक फ़ोन करिए उनको और बताइए कितना प्यार करते हैं आपसे। अगर आपके मम्मी डैडी मेरे पापा की तरह ऊपर हैं तो घर जाकर एक प्रार्थना करिए और धन्यवाद करिए, क्योंकि आज अगर आप यहाँ बैठे हैं ना और लाइफ में कहीं हैं तो उन्हीं के कारण है दोस्तों। राइट? सो लव योर पेरेंट्स। क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ, आई कैन गेट माई डैड बैक। और हमारा और अमन का यही गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्प कर सके। और मैंने दोस्तों अमन का ड्रीम पूरा करना है। अमन का ये ड्रीम है कि उसकी जो मम्मी है और उसकी जो आंटी है उनके वो सारे सपने पूरे कर दे, कि कभी दुख के बादल भी उनके आसपास ना बन रहा है। और ये हमारा गोल है कि कितने सारे लोगों की ज़िंदगी को हम टच कर सकते हैं जो हम आज जितने साल हम ये दुनिया में रहेंगे दोस्तों। एंड यू आर ऑल्सो स्पेशल। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये बिजनेस शुरू किया ना, कभी छोड़ना नहीं यार, कभी मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने कस्में दी हैं कि आप उनके सपने पूरे करेंगे। आप वो कसम अपने बच्चों की जिनको आपने सपने पूरे करने के वादे किए थे जब आपने बिजनेस शुरू किया था। आप वो कसम अपनी पत्नी की जिसे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आस लगा बैठी है कि जीवन में कभी आप कुछ ऐसा काम करें जब वो हक से आपसे कुछ मांग सके दोस्तों। आप कसम है आपको आपके माता पिता की, जो चाहते हैं कि जीवन में आप इतना ग्रो करें कि वो आपकी खुशियां देख के खुश रहें दोस्तों। राइट? बहुत सारे लोगों की नज़र आप पे टिकी हुई दोस्तों, बहुत सारे लोगों की आशाएं आपसे हैं। तो इसलिए आपको एक बिजनेस करना है और आपको डायमंड जाना पड़ेगा। और दोस्तों आपका एक डिसीजन कि यू वांट टू गो डायमंड, एक छोटा सा डिसीजन पता है क्या मायने रखता है? एक छोटा सा डिसीजन मायने रखता है कि 6 ऐसे परिवार हैं इस दुनिया में जिनकी जिंदगी हमेशा बदलने की वाली है क्योंकि आप डायमंड जा रहे हैं। इतना बड़ा डिसीजन है। इट्स सच अ बिग डिसीजन दैट यू गोइंग डायमंड। कहने को छोटा सा डिसीजन है पर इट्स अ बिग डिसीजन, क्योंकि 6 ऐसे परिवार हैं जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली दोस्तों। और एंड में आपसे ही कहूँगा दोस्तों, ये बिजनेस को दिल से करिए, क्योंकि ये बिजनेस दिलों का है और ये दिलों तक पहुंचने का बिजनेस है। और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, हमें आप पे गर्व है, हम आप पे विश्वास करते हैं कि आप और हम मिलके ये पूरी दुनिया बदल देंगे। सो एक घर से एक घर, एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला, हम ये एमवे की ज्योति दुनिया के एक एक घर में पहुंचा के रहेंगे, हर वो शख्स जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। राइट गाइस? और एक स्टोरी के साथ दोस्तों एंड करूंगा कि एक बार मैं पेपर पढ़ा था, उसमें बताया कि 2 अंधे लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ गए, माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर गए। 2 अंधे लोग, उन्होंने कभी पहाड़ नहीं देखा, उन्हें पता नहीं ऊंचाइयां क्या होती है, पर वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर गए। कैसे कर गए? क्या उनकी और हमारी आपसे ज्यादा शक्ति ज़्यादा थी, या उनके पास पैसे ज़्यादा थे, या रिसोर्स ज़्यादा था? दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था। उनमें हमें सिर्फ एक फ़र्क था और वो था सोच का, क्योंकि वो सोच सकते थे कि जो वो सोचे वो कर सकते हैं। क्या आप वो सोच सकते हैं जो आप कर सकते हैं? तो बड़ा सोचिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लाइफ्स को हमने टच करना है। एंड लेट्स गो डायमंड एंड मेक इट हैपन। इट वाज लव टॉकिंग टू यू।